नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने आरओ की तैयारी में। तो विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे कि आज की क्लास कांग्रेस की स्थापना। मैंने आपको बताया था कि हर टॉपिक की एक क्लास लूंगा, तो कांग्रेस की स्थापना से भी संबंधित एक ही क्लास है। कांग्रेस की स्थापना की जब भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, या आप अगर बात करें तो दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में डॉक्टर गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में हुई। इसके प्रथम जो अनुयायी थी 72, जो प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य थी। एक अंग्रेज अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। और कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा करवाने का जो लक्ष्य भारतीय कांग्रेस स्थापित करने वाले जो प्रमुख सदस्य थे उनके द्वारा एक ब्रिटिश अधिकारी से कांग्रेस की स्थापना करवाई गई। क्यों करवाई गई? क्योंकि जो एक ब्रिटिश अधिकारी अगर कांग्रेस की स्थापना करेगा तो थोड़ी जो ब्रिटिश सरकार थी वो थोड़ी रियायत रखेगी। तो बिना देरी के हम सीधे सीधे फर्स्ट उस पर आते हैं। जब हम फर्स्ट उस पर आएंगे तो विद्यार्थियों आप देखोगे कि जब चर्चा होगी तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से प्रारंभ करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आप देखोगे कि दिसंबर 1885 में बंबई स्थित गोकुलदास, ये गोकुलदास है विद्यार्थियों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित प्रथम अधिवेशन में की गई। इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसके प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे। यही ब्रिटिश अवकाश प्राप्त जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो एओ ह्यूम थे। इसके प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो अभी मैंने आपको समझाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिसने कांग्रेस को एक अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बोलकर मजाक उड़ाया था। अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बोलकर मजाक उड़ाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस की स्थापना के समय या उसके प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था, फिर एक बार दोहरा देता हूं। क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन, जो अपनी स्वयं की संस्था जो स्थापित की थी, उसके अधिवेशन चल रहा था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया। और 1986 में आप देखोगे कि 1886 में एक साल बाद ही उसे कांग्रेस में विलय कर देंगे, ये इंडियन एसोसिएशन का। इसके आगे जैसे ही चलेंगे तो इंडियन एसोसिएशन द्वारा दूसरा सम्मेलन चल रहा था उस समय 1885 में कलकत्ता में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जिसकी स्थापना की, ये अभी मैंने आपको समझाया था इससे पहली क्लास में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो बोला जाता था, इन्हीं को बोला जाता था, दादा भाई नौरोजी। धन की निकासी का भी मैंने आपको करवाया था कि धन की निकासी का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया पॉइंट है, या प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो विद्यार्थियों इस पर ध्यान रखना। कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह कांग्रेस के 27 से 28 दिसंबर 1887 ईस्वी को मद्रास अधिवेशन में मद्रास या तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। जो कांग्रेस के ये विद्यार्थी चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता की। सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे। और अगर मैं और समझाऊं तो सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमेशा विरोधी रहे। तिलक को कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि वह कौन भारतीय नेता है या समाज क्रांतिकारी नेता है जिनको कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया, तो वो तिलक को नहीं चुना गया।
लाल वाल पाल, ये गरम दल की जो चर्चा होती है तो उसमें 4 चर्चा होती है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल। जब पाल की चर्चा होगी तो सॉरी एक सेकंड, थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद जल ग्रहण कर लेंगे। लाल वाल पाल और उसके इनके साथ थे अरविंद घोष। तो जब लाल बाल पाल और अरविंदो की चर्चा होगी तो त्रिगुट में केवल लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जबकि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी पूछ लेता है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1925 में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की कलकत्ता अधिवेशन की, जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दोनों में अंतर है विद्यार्थियों, प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता बोला गया। तो सीधे पूछ लेता किस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता बोला गया? बांकीपुर अधिवेशन में। बांकीपुर कहाँ है? बिहार में। कब हुआ? 1912 में। अब चर्चा होती है विद्यार्थी जो महत्वपूर्ण है, लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसमें आप देखोगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आएंगे। इसकी मेन जो प्रमुख बातों में अगर देखें तो लखनऊ अधिवेशन 1916 की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार दोनों एक साथ आए। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी भी लखनऊ अधिवेशन में की गई, जो 1907 के सूरत अधिवेशन से जो विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, वो मैं आगे करवाऊंगा। उसकी वापसी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादियों की कांग्रेस में फिर से वापसी होती है। और फिर से वापसी होगी तो तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। और स्वराज की जब मैं चर्चा करेंगे तो दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मैंने कल आपको इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको करवाया है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। CR दास ने 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में भी उन्हें अध्यक्ष नामित किया गया, किंतु इस दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की और दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो सीधे पूछ लेगा कि जब CR दास ने 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की तो उसके बाद भी वो अध्यक्ष नामित किए गए अहमदाबाद अधिवेशन के, लेकिन अध्यक्षता क्योंकि वो जेल में थे। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित थी और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि सर सैयद अहमद खान शुरुआत से कांग्रेस विरोधी थे और तक कांग्रेस विरोधी ही रहे। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। यह कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष रहे थे। ये भी पूछ लेता है कि हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे या हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। तो विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं। अमृतसर अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु तिलक एवं CR दास की सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक्य मतलब कार्य अधिक होने के कारण यह उपलब्ध नहीं हो सके। इनके स्थान पर NC केलकर और RB सेन को गांधी के सहयोगी हेतु चुना गया। सीधे नाम पूछ लेता है कि गांधी के सहयोगी हेतु किसे चुना गया? NC केलकर और RB सेन को। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन बंबई अधिवेशन 1915 में भाग लिया। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की।
तो विद्यार्थियों जो जो महत्वपूर्ण कांग्रेस से संबंधित अधिवेशन है वो सब मैंने पॉइंटों में करवाए। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि किस अधिवेशन में जब जेएल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं की कुंजी बताया या भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, तो सीधे सीधे आपको लखनऊ अधिवेशन बोलना है 1936 वाला। ये विद्यार्थियों मैंने आपको बताया कांग्रेस के अधिवेशन और ये सामने अध्यक्षता किसने की, ये पूछ लेता है सीधे सीधे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो जो महत्वपूर्ण है वो सब मैंने यहाँ पे करवा दिए। बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और यही अकेला एक अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई। कानपुर अधिवेशन 1925 सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। लखनऊ अधिवेशन 1936 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई और फैजपुर 1937 की भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। विद्यार्थियों, कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई। अमृतसर अधिवेशन 1919 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई और बम्बई अधिवेशन 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अध्यक्षता की गई। इसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता की। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। इसके बाद जब त्रिपुरी आएगा तो त्रिपुरी संकट पैदा होगा, वो भी मैं आपको करवाऊंगा कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया हार जाएंगे, जिसके विरोध में गांधी जी किसी सलाह देने से मना कर देंगे और सुभाष चंद्र बोस यहीं पर अपना इस्तीफा देकर चले जाएंगे। मेरठ 1946 मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा की गई। मद्रास अधिवेशन 1898 की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई। विद्यार्थियों, मद्रास अधिवेशन 1914 में फिर से किया गया, 1914 में किया गया, भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई। नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की गई। मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी के द्वारा की गई। तो विद्यार्थियों, जो जो महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन थे वो सब मैंने आपको यहाँ करवा दिए हैं। बाकी अगर कोई महत्वपूर्ण होगा तो मैंने आपको बताया कि मैं ऐड करवा दूंगा कमेंट सेशन में या डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। कांग्रेस की सबसे कम आयु के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। आजाद को नियुक्त किया गया। यह लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आजादी से पूर्व सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही था। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो विद्यार्थी, ये कई बार पूछा गया कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जनगण मन पहली बार गाया गया और अमृतसर अधिवेशन 1919 का अधिवेशन अंतिम अधिवेशन था जिसमें तिलक ने भाग लिया था। उसके बाद तिलक की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल की जब चर्चा होगी, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने आपको सूरत अधिवेशन की चर्चा की थी तो गर्म दल नरम दल की चर्चा हुई थी और सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस में विभाजन होगा, गर्म दल अलग हो जाएंगे कांग्रेस से और कांग्रेस में नरम दल रह जाएगा। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व अगर देखें तो आप देखोगे, ये मैंने क्या है सिनॉप्सिस में एक एक पॉइंट तोड़ दिया। 1898 के इटली अबीसीनिया युद्ध ने चीन के वीवसर आंदोलन और आयरलैंड की क्रांतिकारी आंदोलन ने तथा रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय आदि ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित किया। स्वदेशी आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उदय हुआ। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वर्ष 1904 में दादाभाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की। वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा गौर सुशासन संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए गए कलकत्ता अधिवेशन में। तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, ये कांग्रेस है, इस वाली स्लाइड में थोड़ा ज्यादा बर्तनी अशुद्धि है तो मैं बोल दूंगा टीम से, ध्यान रखिए।
तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। ये भी सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप किसने लगाया? तिलक ने लगाया। तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था का, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया विद्यार्थी, इस पर भी ध्यान रखना। 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। मेजनी को लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना। तो ये दोनों पूछ लेते हैं कि लाजपत राय के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? मेजनी था। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को विद्यार्थियों शेरे पंजाब बोला जाता है। तिलक मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे, क्योंकि मैंने आपको बताया गर्म दल के नेताओं में अगर लालवाल पाल और अरविंद घोष की चर्चा होती है। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता लालवाल पाल तथा अरविंद घोष थे। मैंने अभी आपको बताया था, ये नीचे ही दे रखा था। स्वदेश और यही गरम दल जो बोला जाता है, गरम दल यही थे लालवाल पाल और अरविंदो। इसके आगे जैसे ही विद्यार्थियों में बढ़ेंगे तो तिलक को सजा होने के पश्चात मैक्स मूलर ने उनको दया की वकालत की, उनके लिए दया की वकालत की और कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि तिलक की सजा होने के बाद उनको दया की याचिका या दया याचिका के लिए वकालत किस ब्रिटिशर्स ने की? वो मैक्स मूलर ने की। सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल वर्मा भेज दिया गया। उग्रवादी नेताओं द्वारा हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी विद्यार्थियों। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया तथा हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। ये पूछ लेता है कि तिलक की अर्थी को किसने कंधा दिया? तो उसमें मौलाना शौकत अली दे रखे थे। ये प्रीवियस ईयर पीसीएस का प्रश्न है विद्यार्थियों, उसमें भी पूछ सकता है आयोग समीक्षा अधिकारी में, क्योंकि ये भी आयोग की परीक्षा है। तो विद्यार्थियों कांग्रेस से संबंधित या कांग्रेस की स्थापना वाली यह क्लास भी आज पूर्ण होती है विद्यार्थियों। मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ, नई जोश और नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, राधे राधे विद्यार्थियों।